हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। तो जैसे कि हमने अभी तक एसएसटी के इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो अब ये हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें हम लास्ट का एंडिंग का क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चंस बचे हैं? मुश्किल से 10 to 13 क्वेश्चंस, राइट। और आई होप आपने इतने सारे क्वेश्चंस अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे, तो आपका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। हमने मैक्सिमम टोटल 40-50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए होंगे एसएसटी के, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और आपने इतने सारे क्वेश्चन अगर कवर कर लिए हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में इसी में से आएगा। और अगर एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो आपको इतना नॉलेज हो गया होगा कि आप उसका आंसर अच्छे तरीके से कर लें। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओरिजिन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट का ओरिजिन क्या होता है, क्या क्या स्टार्टिंग फेज रहता है, कैसा रहता है, देखो देखते हैं। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंस द ओरिजिन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स आर हियर। देखो फर्स्ट क्या है? क्लाइमेट, लैंडफॉर्म, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई सोर्सेज, राइट। तो देखो इसमें क्या क्या बताया है। क्लाइमेट मीन्स क्या? जहाँ लोगों को रहना पसंद हो, वो टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग हो, ना ज़्यादा कोल्ड हो ना ज़्यादा हॉट हो। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर का एक एरिया हो जहाँ लोगों को स्विचेबल हो, मतलब बहुत कोल्ड में भी नहीं रह पाते, बहुत हॉट में भी नहीं रह पाते, मतलब वहाँ का लाइफ जीना ना मुश्किल होता है थोड़ा, नॉर्मल एज कम्पेयर टू। जैसे आप लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं तो ईजी है, लेकिन वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग खुद को सेटल करना वो प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, देखो फेमस एंड प्रोस्पेक्टिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट इन द टेम्परेचर एंड कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स। देखो ये कुछ नाम्स दिए हुए हैं कि यहाँ यहाँ के सिटीज वगैरह ऐसे हैं, एग्जाम्पल ऑफ सच सिटीज। यहाँ के सिटीज कुछ कुछ जहाँ कोल्ड एरियाज में, हॉट वेदर्स में जो जो स्टेबलाइज्ड है, उन सिटीज के नेम है। अब देखो अगर आप एग्जाम्पल में ऐसे नेम नहीं भी लिख रहे हो और सिर्फ क्लाइमेट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो भी चलेगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है? लैंड रिफॉर्म। मोर सेटलमेंट डेवलप इन प्लेस ऑफ वेयर द लैंड सरफेस, ना नॉट माउंटेन, मतलब प्लेन एरिया होना चाहिए, लैंड होना चाहिए जहाँ का सॉइल इज फर्टाइल। जो मोस्ट पीपल होते हैं किससे एंगेज रहते हैं? एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? वहाँ का सॉइल फर्टाइल होना चाहिए। सरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, रेसिडेंटल एरिया, इंडस्ट्रीज, बिजनेस, फैक्ट्रीज, रोड, इटीसी। इसका एग्जाम्पल तो आप इजीली लिख ही सकते हो। लैंड में क्या क्या डेवलप होता है? बिजनेस, इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, ये सब डेवलप होते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल लिख दो, और ये क्या माउंटेन में थोड़ी जाके बना सकते हैं, राइट। तो लैंड जो प्लेन्स एरिया रहते हैं वहाँ पे ईजी होता है। अब देखो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इससे क्या होता है? जॉब क्रिएशन होता है। ठीक है, चलो रीड करते हैं। एट प्लेस वेयर द मिनरल्स आर फाउंड ग्रेजुअली सिटीज बीइंग द डेवलप, वहाँ मतलब जल्दी डेवलप होता है, लोगों को जॉब मिलता है, लोग आसपास के एरिया में रहना स्टार्ट करते हैं। When minerals is exhausted, these cities began to abandoned by people and turn into host cities. This some happens with many factories, towns with changes in technology. देखो एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करे जा रहे हैं वहाँ के मिनरल्स वगैरह को, और जब यूज़ हो जाएगा तो क्या, अच्छा ऐसा तो नहीं होता नॉर्मल कि पूरा ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल वे में ये होता है अगर वहाँ पे एक सिटीज़ वगैरह बस चुका है तो उसमें और भी रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन को दूसरी जगह शिफ्ट भी होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सब कहाँ काम करते थे? फैक्ट्रीज वगैरह में, और एक टाइम बाद अगर फैक्ट्रीज बंद हो रही है तो उनको भी वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। देखो नेक्स्ट क्या है? वाटर सप्लाई सोर्सेज। इन एंशियंट टाइम सिटीज यूज्ड टू डेवलप नियर पेरिनल वाटर सप्लाई सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक यूज। They supply water for industrial production and for transportation needs. Among examples, such cities, London development along the river Thames, New York. ओके देखो ये अब ये एग्जाम्पल में दिया है कहाँ कहाँ के लोगों ने क्या क्या डेवलप किया है जिससे कि वाटर का सप्लाई अच्छे तरीके से हो। ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे वाटर का, ठीक, उनकी फार्मिंग के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, तो उसके बारे में आप ऐसा लिख सकते हो, राइट। अब जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, जो जैसे यहाँ एग्जाम्पल का पार्ट है, यहाँ पे था एग्जाम्पल का पार्ट, ठीक है, पता नहीं यहाँ, ठीक है यहीं पे था और यहाँ पे भी था एग्जाम्पल्स, ठीक, जो ईटीसी वाला लिखा है। तो देखो एग्जाम्पल देना ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है कि आप उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, प्रॉपर आपको पता है कि कहाँ पे एग्जाम्पल देना है कहाँ पे नहीं देना है। अगर आपको नहीं आ रहा है एग्जाम्पल तो आप नॉर्मल उसको डिफाइन कर दो, देन आगे बढ़ो। ठीक है,
चलो देखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट इज द गवर्नमेंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर करेंट एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट डेट। देखो एक क्या है, सपोज अगर आपका 100 रुपीज का क्या है एक्सपेंस है, राइट, और उसमें से आपका इनकम भी तो कुछ होगा, तो आप मतलब 100 रुपीज का आपका एक्सपेंस है और 70 रुपीज आपने अर्निंग की है, इनकम है। ये किसके बेस पे बात हो रहा है, गवर्नमेंट के बेस में, राइट। तो कितना आ गया आपका 100 माइनस 70, 30 आ गया। तो ये जो 30 रुपीज है ये आपका क्या है, फिजिकल डेफिसिट है, ठीक है। अब देखो ये फिजिकल डेफिसिट मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपके पास 100 रुपीज है, ठीक, वो आपने 100 रुपीज खर्च कर दिया है, लेकिन आपके पास था कितना, आपका इनकम कितना था 70, तो आपने 30 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया। अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट जो कि था 20 रुपीज, ठीक है। ओके, जो लोन लिया हुआ है, देखो गवर्नमेंट का हिसाब से ऐसे चलता है जैसे जो गवर्नमेंट का बजट है, जितना करंट ईयर का खर्चा है वो 100 है, ये आपका एक्सपेंस है, ये आपका इनकम है, ठीक है। तो उससे 30 रुपीज गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा खर्च किया है, उसमें से भी 30 रुपीज किस चीज के लिए एक्स्ट्रा हुआ था, ये 20 जो है आपका इंटरेस्ट, ठीक, 20 रुपीज इंटरेस्ट का था। अब इसमें से जो बच जाता है 30 में से, अगर चलो हमने इंटरेस्ट को भी बाहर कर दिया तो कितना हुआ 10। तो मतलब जो मेन लॉस है जो अभी तक आपको दिख रहा था 30 का, वो मेन लॉस कितने का है, 10 रुपीज का है, ठीक, करंट ईयर का, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो आपका प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट था आपका 20 और फिजिकल डेफिसिट था आपका 30। ये दोनों को लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 10 रुपीज आ रहा है, तो मतलब एज अ एग्जाम्पल 10 आ रहा है, तो ये क्या है आपका प्राइमरी डेफिसिट। और ये फिजिकल निकालने के लिए हमने क्या किया था, बताओ, एक्सपेंस माइनस इनकम, ठीक है, इसी है इनकम, ठीक है। एक्सपेंस माइनस इनकम करोगे तो क्या आएगा आपका फिजिकल डेफिसिट, राइट। तो ये आप लोग ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं और अच्छे से उसको बता सकते हैं। अगर ये इतना आ रहा है 3-2 मार्क्स के लिए आ रहा है, 3 या 2 मार्क्स के लिए, तो इतना काफी है। और अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ सॉल्व किया ऐसा सॉल्व कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, सम नेम्स आर गिवन इन द टेबल, हाउ डू यू दे यूज द सॉइल, फिलिंग द टेबल। ओके, आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, ये सारे नेम्स रहेंगे, कैसे यूज करना है ये आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग सॉइल का क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, जो पॉटर होते हैं क्या बनाते हैं, सॉइल से टॉयज वगैरह, पॉट्स वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह। तो यहाँ देखो वो क्या यूज करेंगे, यूटेंसिल्स बनाएंगे, टॉयज बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, सॉइल का, वो क्या यूज कर रहे हैं, ये सब बनाने का। फार्मर्स क्यों यूज करते हैं, बताओ, फार्मर्स अपने फार्मिंग खेती के लिए यूज करेंगे, फॉर फार्मिंग और गार्डनिंग लिखा हुआ है, राइट। अब देखो एस्ट्रियंस और स्कल्पचर्स फॉर मेकिंग स्टैट्यूज। स्कल्पचर्स कौन होते हैं, जो स्टैच्यू वगैरह बनाते हैं, सॉइल का यूज, क्ले का यूज कर रहे हैं वो। अब इंडस्ट्रियल्स क्या, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड मेक गार्डन्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रहा है, गार्डन्स वगैरह बना रहे हैं, सॉइल चाहिए होगा। वुमेन फॉर विलेज, पुराने जमाने में क्या होता था, घरों को लीपा जाता था, ठीक, तो उसमें भी मिट्टी है ना और काऊ डंग ये सब मिला के करते थे ना वो लोग, क्लीनिंग हाउस और हाउस वर्क, उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो पूरा दीवार वगैरह में भी उसी का काम रहता था, मिट्टी से बनाए रहते थे घर, जमीन भी वैसा ही रहता था, फ्लोर जो बोलते हैं, ठीक है। तो देखो आप ऐसा, ये तो बहुत इजी है, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अब इसमें ऐसा कंपेयर किया गया है, ठीक है, इंडिया और छत्तीसगढ़ का। ये देखो ये वाला जो आपको दिखेगा वो इंडिया का है और ये छत्तीसगढ़ का, ठीक। तो क्या कंपेयर कर रहे हैं कि एज कंपेयर टू इंडिया और छत्तीसगढ़ में कौन सा लैंड ज्यादा है, कौन सा लैंड कम है, ठीक है। इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है किसको, छत्तीसगढ़ को। तो देखते हैं क्या क्या पूछा है यहाँ, देखो ए में क्या पूछा है, इन कंपेरिजन टू होल ऑफ इंडिया विच लैंड ऑफ द छत्तीसगढ़ इज मोर। इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में कौन सा ऐसा लैंड है जो ज्यादा है, ठीक है, इन परसेंट इन एरिया, एंड विच इज लेस, और कौन सा सबसे कम है और कौन सा सबसे ज्यादा है। देखो क्या बताया यहाँ, फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड सबसे ज्यादा है और सबसे कम क्या है, वेस्ट लैंड। यहाँ पे हम लोग देखे, देखो ये आपका दिख रहा है फॉरेस्ट लैंड, इंडिया में कितना है 23 और यहाँ कितना है फॉरेस्ट लैंड 46। तो कंपेयर करो, ज्यादा है छत्तीसगढ़ में। और क्या पूछा है, लेस क्या है, वेस्ट लैंड। तो देखो वेस्ट लैंड क्या है, यहाँ देखो वेस्ट लैंड लिखा है 4% और यहाँ क्या है 8%।
तो इंडिया में 8% है और छत्तीसगढ़ में 4%, 4%, तो कम हुआ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा आपको कंपेयर करने के लिए दिया गया। अब इसमें व्हाट टाइप ऑफ लैंड इन छत्तीसगढ़ इज हाफ इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा लैंड है जो हाफ है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इंडिया के। देखो क्या लिखा है, एग्रीकल्चर लैंड इज हाफ, मतलब एग्रीकल्चर लैंड एज कंपेयर टू इंडिया हाफ है। यहाँ कहाँ दिया है, देखो यहाँ दिया है 46% है होल इंडिया में ना, और यहाँ क्या है एग्रीकल्चर लैंड, देखो 34, तो ये हाफ हो रहा है, मतलब उससे आधा है, उसके कंपैरिजन में उतना ज्यादा नहीं है छत्तीसगढ़ का, ऐसा। अब सी में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इन छत्तीसगढ़ इज डबल कंपेयर टू होल ऑफ इंडिया, ऐसा कौन सा लैंड है, एरिया है जो इंडिया के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। ठीक, तो देखो क्या आएगा इसमें, फॉरेस्ट है ना। देखो अभी हमने यहाँ मोर वाले में लिखा था फॉरेस्ट कितना है, इंडिया में 23 है, लेकिन यहाँ कितना है 46, तो ज्यादा है ना। इंडिया के कंपैरिजन में फॉरेस्ट का लैंड छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, यहाँ फॉरेस्ट वाला एरिया ज्यादा है। ठीक, जितना कि पूरा इंडिया को मिला के है उससे ज्यादा यहाँ। ओके, देखो नेक्स्ट देखते हैं डी, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज हाईएस्ट परसेंट इन छत्तीसगढ़, कौन सा, देखो फॉरेस्ट, तीनों का आंसर तो आपका फॉरेस्ट ही आ गया, एक इसका भी फॉरेस्ट, इसका भी फॉरेस्ट, इसका भी फॉरेस्ट। इट मीन्स इंडिया से कंपेयर करने में हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, चलो ऐसे बना सकते हो। अगर ऐसा आ गया आपका चार्ट फॉर्म में और आपको क्वेश्चन पूछा तो आप लोग इसमें से ही देख के बना लेना, ऐसा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, आप समझो, यहाँ कंपेयर करो और लिख दो, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैसिज्म एंड डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन। देखो ये दोनों में कंपेयर किया, तो आप लोग ऐसा समझ लो एक डेमोक्रेटिक है एक ऑटोक्रेटिक है। चलो रीड करते हैं, क्या है, फैसिस्ट बिलीव इन डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप कब होता है, एंड रूल 1%, जब कोई एक पर्सन रूल कर रहा है, ठीक, तो उसी का रूल चल रहा है, बाकी लोग कुछ बोल भी नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते, वो होता है आपका डिक्टेटरशिप। अब क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बिलीव कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, इसमें क्या होता है, प्रॉपर वे से इलेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया जाता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, फैसिस्ट देयर इज नो प्लेस फॉर इलेक्शन, दे बिलीव इन वन मैन रूल, यहाँ कोई इलेक्शन का रोल नहीं है। यहाँ क्या होगा, डेमोक्रेटिक लिबरलाइजेशन, गवर्नमेंट इज फॉर्मेट थ्रू इलेक्शन, इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्मेट होती है। ठीक है, जिसके ज्यादा मेजोरिटी से इलेक्शन जीता है उसी को लेके आएंगे कि वो रूल करेगा, राइट, और नेक्स्ट 5 ईयर में फिर से ये चेंज होगा। ओके, तो देखो अब थर्ड में क्या है, फैसिस्ट वेयर ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर्स दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन, ये किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ना लेते हैं ना होते हैं। ठीक है, वो अपने मन का करते हैं, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, दे डिडंट केयर। थर्ड में क्या है, मतलब इसमें क्या है, देखो डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द नेशन, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है या वो वेलफेयर के अगेंस्ट हो रहा है पब्लिक के, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी, राइट। देखो फोर्थ पॉइंट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड बाय द रूलर, ओके, मतलब जो पर्सन रूल कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने रहेंगे। और यहाँ क्या होता है, प्रॉपर वर्क डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स फ्रेम्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखा रहता है, जो संविधान में लिखा रहता है कि हाँ लोगों के लिए ये ठीक है, ऐसा रूल होना चाहिए, ये पनिश होना चाहिए इस चीज के लिए, यहाँ पे उनको ये राइट्स है, वो सारी चीजें। ठीक, अब यहाँ क्या है, देयर इज नो प्लेस फॉर राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, यहाँ कोई राइट्स नहीं होता उनको, यहाँ क्या होता है, आर प्रोवाइडेड, उनको राइट्स प्रोवाइड है, या राइट्स, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन में राइट्स तो पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स, उसी राइट्स की बात हो रही है। ठीक है, कि वो अपने लिए बोल सकते हैं, वो कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा, यहाँ पे नहीं कर सकते, जो बोल रही है उनका, जो लीडर बोल रहा है वही करना है। ओके, देखो नेक्स्ट 6 पॉइंट में क्या है, दे बिलीव इन वन रूलिंग वन पार्टी, इनके कोई कंपटीशन में नहीं होते, जैसे यहाँ बहुत सारी पार्टीज होती है, आपको ऑप्शन रहता है कि मैं इस पार्टी को वोट करूँ या इस पार्टी को वोट करूँ, तो इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ क्या है, दे बिलीव मल्टीपल पार्टीज, यहाँ बहुत सारी पार्टीज रहती है ना जिसको वोट करके लीडर सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या है, फैसिस्ट अपोज्ड डेमोक्रेसी और ये सपोज, मतलब ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी के साथ है।
तो आई होप इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक। और ये याद होने चाहिए, अगर इधर का भी याद कर लिए तो इधर का तो अपने से बन जाएगा, दोनों में से जो आपको ज्यादा इजी लग रहा है या ज्यादा माइंड में है वो अपने से लिखते जाना, इधर का नॉट नॉट या ऐसे लगा देना, ठीक है। इधर सारा डेमोक्रेसी के वेलफेयर में लिखोगे तो इधर नहीं लगाना है, नॉट लगा के कर देना, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका, देखो throw light on the major politician incidents in India after 1967। 1967 के बाद कौन कौन से इंसिडेंट हुए हैं, ठीक, उसके बारे में बोला गया है। तो देखो क्या क्या हुआ था। फर्स्ट हुआ था नेशनलाइज्ड बैंक एंड एबॉलिशन ऑफ प्राइवेसी पर्सन। देखो नेशनलाइज्ड हुए थे ना, कब हुए थे, इनके बीच में हुआ था। कौन थी उस टाइम पीएम हमारी, इंदिरा गांधी जी थी। नेशनलाइज मेजर प्राइवेट बैंक एंड एबॉलाइज प्राइवेसी पर्सन ग्रांट फॉर फॉर्मर प्रिंसली रूरल्स। दिस प्रो पुअर स्टेप्स एम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, सपोर्ट्स फार्मर थ्रू लोन एंड प्रमोटिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो उनको लोन्स वगैरह इजीली प्रोवाइड करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने ये लिया था। पहले जो बैंक्स वगैरह थे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते थे, तो इसको पूरा नेशनलिज्म किया था, गवर्नमेंट बैंक बनाया था। और क्या हुआ था, बहुत सारे कुछ अप्रॉक्स 14 बैंक्स का हुआ था ना नेशनलिज्म, वो चेंज हुए थे कब, 1969 के बीच 1971 तक का, ठीक है। तो बैंक्स रिफॉर्म हुए इसमें। इसमें क्या हुआ, स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी थी वो दो टीम पे टूट गई, ठीक है। ये इंदिरा गांधी जी कौन से पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी की। तो उनके अलग अलग थॉट के वजह से, मतलब वो कुछ अलग पॉलिसी चाहते थे, वो कुछ अलग चाहते थे, ऐसे करके पार्टी में ही स्प्लिट हो गए। मतलब वही कांग्रेस पार्टी दो टीम में टूट चुकी थी। देखो कब, ये भी उसी टाइम का है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कॉज द कांग्रेस टू स्प्लिट, वन फ्रैक्शन वॉज लीड बाय इंदिरा गांधी। एक जो था वो इंदिरा गांधी के द्वारा लीड किया जा रहा था, और एक और पार्टी था जो वॉज लीड बाय के कामराज एंड अदर्स, ठीक है, हु प्रिफर द कंजर्वेशन ऑफ अप्रोच। देखो एक पार्टी ये इनसे लीड किया जा रहा था, एक इंदिरा गांधी से, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडो पाक वॉर, पाकिस्तान वॉर एंड क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, और उससे क्या हुआ था, एक बांग्लादेश को सेपरेट बना दिया गया था। कब, 1971 में, 1971 में बना दिया गया था। इसमें क्या हुआ था, सिविल वॉर इन पाकिस्तान कॉज्ड अ मैसिव रिफ्यूज influx into India. This led to 1971 Indo-Pak War. India defeated Pakistan, resulting in the independence of East Pakistan as Bangladesh। देखो बांग्लादेश कहाँ है, ईस्ट में है। जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें इंडिया जीती थी, और इसका रिजल्ट क्या हुआ था कि बांग्लादेश को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया था। ओके, अब देखो इमरजेंसी। इमरजेंसी कब लगी थी, इसके बीच में 1975 और 1977, ठीक है। क्या हुआ था इस टाइम, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड अपोजिशन मूवमेंट। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दिया था पूरे कंट्री में। इसमें कुछ राइट्स नहीं थे ना, मतलब मीडिया वाले की राइट्स कम कर दी गई थी। बहुत सारे लीडर्स को क्या कर दिया गया था, जेल भेज दिया गया था। इलेक्शन पीपल स्ट्रांगली अपोज्ड इन लीडिंग टू कांग्रेस डिफीट एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बाय द जनता पार्टी। जो जनता पार्टी के टीम में थे बहुत सारे लीडर्स, उनको ऐसे अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक। मीडिया की पावर कम कर दी गई थी, और ये पूरा 2 साल तक चला था। उसके बाद क्या हुआ था, वापस से इलेक्शन कंडक्ट किया गया था, और उसमें इंदिरा गांधी जी हार जाती है, ठीक है। मतलब इसमें लोग ना प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं इलेक्शन गलत तरीके से हुआ था, ऐसा कुछ, ठीक। तो इमरजेंसी, इंडो पाक वॉर जिससे बांग्लादेश बनता है, नेशनलाइज हुआ था बैंक, और कांग्रेस पार्टी दो टीम में डिवाइड हो गई थी, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, व्हाट वाज द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्ट ऑन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ओके, रशियन रिवॉल्ट से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, चलो देखते हैं। फर्स्ट, सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री आती है सामने, देखो द रिवॉल्यूशन क्रिएट द सोवियत यूनियन, वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री बेस्ड ऑन Maximus, it shows that workers and peasants could rule instead of king or rich people। देखो जो कम्युनिस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट वाला। एक हमने कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट वाला क्वेश्चन किया था, जिसे मैंने आपको बताया था कम्युनिस्ट मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है। और कैपिटलिस्ट मतलब होता है जिसमें लोग, रिच पीपल्स, जो बड़े बड़े लोग हैं
उनके हाथ में रहते हैं पावर्स वगैरह और वो खुद से रूल करते हैं। इसमें जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह भी चल रही है वो किसके अंदर चलती है, गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखो इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड, इससे क्या हुआ था, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन मैनी कंट्रीज लाइक चाइना, क्यूबा, वियतनाम एंड अदर सिटीज आल्सो हेल्प फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया अफ्रीका। देखो जब ये हुआ ना तो बहुत सारी कंट्रीज में उस समय फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट किया और अपना इंडिपेंडेंस लिया। ठीक है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज थी जो दूसरे कंट्रीज के अंडर में रूल कर रही थी, राइट। तो फिर कुछ टाइम बाद जब ये हुआ तब सारे कंट्रीज ने ये चाहा कि हम भी फ्रीडम हो। Changed World War I. Russia left the war in 1980 after the revolution. This allowed the Germany to fight harder on the Western Front for some time, but later helped the Allies win. देखो ये क्या होता है, जब 1980 वर्ल्ड वॉर वन कब से था, 1914 से स्टार्ट था, कब से कब तक, 1918 तक। जब इस टाइम पे आके रशिया वहां से हटती है, लेफ्ट होती है, ठीक है, उस वॉर से, तब क्या होता है, जर्मनी तो मतलब खुश हुई थी कि हाँ एक उसके अगेंस्ट जो कंट्री था वो हट गया वॉर से, उसके लिए अच्छा था। लेकिन बाद में अमेरिका आ जाता है और अलायंस विंस, ठीक है, तो फिर वो लोग जीत जाते हैं और जर्मनी को हारना पड़ता है। उसके बारे में बताया गया है। अब क्या, स्टार्टेड द कोल्ड वॉर। अब इसके कारण क्या होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, जिसमें लोग क्या कर रहे थे, वेपन्स वगैरह बना के रेडी करके रख रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वॉर नहीं हो रहा था, लेकिन वॉर का पूरा ऐसा क्रिएशन हो गया था कि हाँ कभी भी हो सकता है, राइट। तो देखो क्या लिखा है, वर्ल्ड वॉर टू द सोवियत बिकम सुपर पावर। सोवियत यूनियन थी वो सुपर पावर बन गई थी। इट क्रिएटेड अ बिग रिवलरी बिटवीन द कम्युनिस्ट USSR and capitalist USA, dividing the world wide into a two groups many years। देखो ये ना दो ग्रुप्स में बढ़ गए थे, एक सोवियत यूनियन और एक ये USSR में, ठीक है। इसका ठीक, तो ये जो दो पार्टीज डिवाइड हो गई थी, मतलब एक ग्रुप हो गया था, आधा कंट्री इधर आधा कंट्री इधर, ठीक है, और वो अपने अपने टीम्स के साथ पूरा रेडी थे कि कभी भी अगर वॉर का सिचुएशन हुआ तो हम वॉर करने के लिए प्रिपेयर हैं। ओके, और हमने ऐसा वर्ल्ड वॉर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, ये आपको क्लियर भी होगा। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, इम्प्रूव्ड वर्कर राइट्स एंड सोशल चेंजेस। अब यहाँ पे लोगों के राइट्स के बारे में भी बात किया गया है। देखो मैनी कंट्रीज स्टार्टेड गिविंग बेटर राइट्स टू वर्कर, वुमेन एंड पुअर पीपल बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन आइडियाज। इवन नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज ब्राउड वेलफेयर, फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ स्कीम्स स्टॉप सिमिलर रिवॉल्यूशन। देखो जो नॉन कम्युनिस्ट मतलब जो कैपिटलिस्ट वाले कंट्रीज थे ना, जैसे मैं बताई अभी आपको, आधे कंट्री में क्या चल रहा था, कम्युनिस्ट सिस्टम, और आधे जगह क्या चल रहा था, कैपिटलिस्ट सिस्टम, ठीक है। तो जो नॉन कम्युनिस्ट थे ना वो भी इसको अडॉप्ट किए कि हाँ फ्री एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ के लिए ये फैसिलिटी होनी चाहिए, ये वर्कर वुमेन्स को ये राइट्स होने चाहिए, पुअर है तो इनको भी ऐसा काम मिलना चाहिए या नॉर्मल खाना मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड हुई थी। ओके, तो ये सारी चेंजेस हुई थी जब रशिया ने वॉर से लेफ्ट कर दिया था कि ठीक है आगे इस लड़ाई में उसको कुछ लग नहीं रहा था और वो चाहता था कि सारे फ्रीडमली रहें, ठीक है। तो वो अपना वॉर से पीछे आ गया था कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा। किसके साथ, जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन करके, ट्रीटी ऑफ ब्रिस्ट नाम होता है उससे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, what type of soil is found in most of the area of छत्तीसगढ़। ऐसा कौन सा टाइप का सॉइल ज्यादा करके पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो देखो आप लोग सिंपली आंसर करोगे रेड एंड येलो सॉइल। ये स्विचेबल होता है मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए, राइस वगैरह जो यहाँ ज्यादा ग्रो होता है, पहले बोला जाता था बॉल ऑफ राइस, ठीक है, तो उसके लिए ये अच्छा होता है। अब देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय ई ऑक्शन। ई ऑक्शन क्या होता है, तो देखो ऑक्शन वो होता है, ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, जिसका मतलब होता है कि अगर आप एक कोई चीज सेल कर रहे हो, जैसे पहले की मूवीज वगैरह में आप देखे होंगे कि जो उनका घर होता था बड़ी बड़ी, ठीक है, वो क्या करते थे, नीलाम कर देते थे कि लोग कितना ज्यादा में खरीद सकते हैं, है ना। नॉर्मल एक प्राइस रख देंगे कि चलो सपोज 20 लाख, अब उसमें लोग आगे बढ़ बढ़ के और डिमांड करते हैं कि मैं 25 देने के लिए रेडी हूँ, मैं 30 देने के लिए रेडी हूँ, मैं 45, फिर जिसने लास्ट में सबसे ज्यादा बोली लगाती है उसका वो उसको बेच दिया जाता है, राइट। ये आपने ऐसा मूवीज में देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ई ऑक्शन, मतलब ये एज अ कंप्यूटर बेस्ड होगा ना, ये जो मूवीज में जो सामने बैठ के होता था एज अ मीटिंग, सब लोग आए हुए हैं और हो रहा है, ये अब नॉर्मल कंप्यूटर के बेस्ड में हो रहा है, ठीक है, वो होता है ई ऑक्शन।
अब देखो यहाँ लिखा है व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वो होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, ठीक, ये सारे जो एप्स है ऑनलाइन, उसमें क्या करते हैं उन लोग, हम लोग खरीद रहे हैं, उन लोग बेच रहे हैं, ठीक। तो ये कैसे हो रहा है? थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। तो ये होता है आपका ई कॉमर्स, और ई ऑक्शन में ये बताएंगे आप, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज imperialism। इसका मतलब क्या होता है? इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्री। जो रिच और पावरफुल कंट्रीज होती है ना, वो क्या करती हैं, किसी दूसरी कंट्रीज को कंट्रोल करती है, राइट। उसका मतलब हो रहा है इम्पेरियलिज्म, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश यहाँ इंडिया में कंट्रोल की थी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप। जो प्रेशर ग्रुप होता है, वो पहले तो बताओ प्रेशर ग्रुप क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है। इसमें पूछा है फीचर्स क्या है, तो आप ऐसे बता सकते हो प्रेशर ग्रुप क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया है या गवर्नमेंट कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, अब वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। तो ये जो प्रेशर ग्रुप होता है वो उनके साथ होता है कि हाँ, और क्या करता है, गवर्नमेंट को बात मनवाता है, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं और गवर्नमेंट को बोलता है कि नहीं ये राइट नहीं है, आप इसको चेंज करो, ओके। तो वो क्या कर रहा है, क्या वो गवर्नमेंट है? नहीं, वो गवर्नमेंट भी नहीं है, ना वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट से पॉलिसी चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा नॉर्मल देखे होंगे कि गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सैलरी इंक्रीज करवाने के लिए कर रहे हैं। कई लोग एग्जाम वापस से रिकंडक्ट करवाने के लिए करते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो प्रेशर ग्रुप होता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। देखो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ स्पेशल ग्रुप्स हैव कॉमन गोल्स। जिनका गोल एक हो ना, ऐसे नहीं कि वो ग्रुप में पीपल्स हैं और लोग सारे अलग अलग बात कर रहे हैं, नहीं, एक ही चीज के लिए उन लोग ऐसा ग्रुपिंग करके करते हैं। दे आर मेन एम टू अपोज पॉलिसी, मतलब जो पॉलिसी बनाए हैं या लेके आए हैं उसको हटाना है, उनको अपने फेवर में करना है, और नॉट रन द गवर्नमेंट और विन द इलेक्शन। मतलब उन्होंने कोई वो गवर्नमेंट रन नहीं कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई इलेक्शन जीता है, फिर भी वो ये काम करवाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से कि नहीं हमारे लिए ये चीज सही है, आप ऐसा कर दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। देखो क्या है, हाउ कैन वॉर डिस्टर्ब पीपल लाइफ। देखो वॉर से कैसे लोगों का लाइफ, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या उनको फेस करना पड़ा, है ना। अब ऐसे तो नहीं है इतनी सारी कंट्रीज में वॉर हो रहे हैं और इधर सारे सिटीजन आराम से रह रहे होंगे, नहीं, उनको भी बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ी। देखो क्या क्या लिखा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, ठीक है। इसमें क्या बोला है, कंट्री विच क्रिएट एन एनवायरमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी फियर टेंशन, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्शन ट्रेड डेवलपमेंट वर्क, people have to face difficulties in fulfilling their needs, war also causes migration। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, ये जो वॉर चल रहा है उसमें क्या क्रिएट हो रहा है, कंट्रीज में एक इनसिक्योरिटी सा, फियर, डर, लोगों में टेंशन क्रिएट हो रहा है कि कब क्या हो जा रहा है, ठीक। उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनका जो बिजनेस है, जो ट्रेड वगैरह है, वो सब बंद हो गया है, ठीक। और क्या हो रहा है, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज किसके लिए फेस करने पड़ रही है, बेसिक नीड्स के लिए, राइट। कि मतलब उनको बेसिक नीड्स, जो उनको नॉर्मल खाना चाहिए, घर चाहिए, वो सब भी, किसी के घर टूट गए हैं, किसी के पास खाना नहीं है, और क्या कुछ लोग को अपने जगह से दूर कहीं और माइग्रेशन, मतलब कहीं और चले जाना, इधर से उधर जा रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा वॉर हो रहा है तो अपना सामान लेके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, इस टाइप से ये सारा फेस करना पड़ा। अब क्या है, ऑब्स्टेकल्स इन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारे टेंशन है, फियर है, अनरेस्ट इन्वॉल्वमेंट, कंटिन्यू वॉर हो रहा है, तो डेवलप कैसे हो सकता है एक कंट्री। देखो क्या क्या लिखा है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, प्रोडक्टिविटी गेट ब्लॉक ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट इंक्रीजिंग, डिक्लाइनिंग पर कैपिटल इनकम, हंगर एंड पॉवर्टी एंड द नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड। देखो इसमें वही लिखा है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ठीक है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग ऐसे कंट्री डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक। जितने भी जो बेसिक नीड्स है वो नहीं पूरी हो पा रही है लोगों के पास, ठीक है। और क्या, क्रिमिनल ट्रेंडिस इंक्रीज इन द, और जो क्राइम्स वगैरह है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उसके लिए कुछ एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, सब वॉर में बिजी है, कंटिन्यू वॉर चल रहा है, राइट। अब देखो प्राइस राइसेस। अब जब कंट्री में कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ नया चीज होगा नहीं, ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा है, तो जो बची कुची चीजें हैं उनकी प्राइस तो इंक्रीज होगी ना,
तो देखो वही चीज लिखा है कि वॉर मटेरियल ये सारी चीजें, तो और जिसका जिसका डिमांड था वो सबका प्राइस और इंक्रीज हो गया। इन सच सिचुएशन अ लार्ज पार्ट ऑफ इनकम बीइंग स्पेंड ऑन द वॉर, उस वॉर का सामान खरीदने में ही बहुत सारा चीज पैसा स्पेंड कर दिया जाता था। सप्लाई एसेंशियल मटेरियल ऑफ डेली लाइफ स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कमी के कारण। द रिजल्ट ऑफ विच इज दैट द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज वेरी रैपिडली। प्रोडक्शन की कमी हो रही है और जितना भी पैसा है वो सब कहाँ खर्च कर दिया जा रहा है, मिलिट्री पे, आर्मी में, वॉर के सामान में, जो गन्स और जो टैंक्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो सब में। तो इधर क्या हो रहा है, बहुत महंगाई बढ़ जा रही है और सब चीज की कमी हो रही है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एजुकेशन, क्या एजुकेशन होगा, बताओ। इफ द country continues be at war, then it worst effect on the future generation become because tear and stress making people insecure, due to which the studies of the children are greatly affected, family afraid to send their children school resulting in decline of it। देखो इतना सारा कंटिन्यू कंट्री में वॉर चल रहा है, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं, अब वो धीरे धीरे स्कूल नहीं भेज रहे हैं, टीचर्स वहाँ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या बढ़ने लगा, मतलब लिटरेसी रेट बहुत कम होने लगा। ठीक है, मतलब लोग अब पढ़ नहीं रहे हैं, अब उनका ध्यान पूरा उसी चीज में है, लोग डर डर के रह रहे हैं अपने ही घरों में। तो वही अब क्या है, सोशल एंड मोरल डिक्लाइन। वॉर क्रिएट्स अ पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट इन द सोसाइटी, अब पॉल्यूशन होगा, सारी जगह सिर्फ वॉर चल रहा है, ड्यू टू विच द कैरेक्टर ऑफ पर्सन डिटोरिएट्स एंड द फीलिंग ऑफ हार्मनी and brotherhood being to end, the deterioration in the condition of women lead to the moral and decline of the society। देखो अब लोग एक दूसरे का हेल्प भी नहीं करेंगे, पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, सब मतलब वो लोग के भी अंदर आ रहा है कि ठीक है अब वॉर चल रहा है, हमको किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना है, सब अपने लिए। अब बताओ आपके पास एक ब्रेड है, आप दूसरे को दोगे, वॉर चल रहा है, इतने दिन से भूखे हो, आप अपना ही खा लोगे ना, क्यों दोगे दूसरे को। ठीक है, तो उस टाइप से लोग एनिमीज बनते जा रहे थे एक दूसरे के। चलो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे पॉइंट्स लिखना और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज, द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट टुक प्लेस, डू यू एग्री विद इट और डू यू एग्री विद द सेटलमेंट ऑफ राजीव गांधी, द प्लान्स मेड फॉर पुअर पीपल्स डू नॉट रीच देम, राइट योर ओन व्यूज। अच्छा देखो जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, वो कितना सही है, ठीक है, क्या आपको स्विचेबल लगता है, उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पंचायती राज होता क्या है, इसमें क्या होता है आपका कि लोग जैसे जो नॉर्मल कोर्ट्स वगैरह होते हैं, पहले क्या होता था कि हर एक चीज के लिए जो भी फाइट हो रहा है, जो भी अगर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं ये लैंड हमारा है, ये लैंड तुम्हारा नहीं है, तो उनको कहाँ जाना पड़ रहा है, कोर्ट जाना पड़ रहा है। ठीक कि हाँ आप बताओ, तो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, जो भी डिसीजन आने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, ये सारी कहाँ सॉल्व हो जाती है, पंचायत में। ठीक है, तो ये पंचायती राज इसलिए लेके आया गया कि जो नॉर्मल गांव के प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो लोग वहीं पे सॉल्व कर ले। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तब वो जाएं कि आगे हाई कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाएं कि हाँ बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है। तो उसी के बारे में लिखा गया है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर को बांट देना, मतलब पंचायती राज के भी जो कुछ लीडर्स हैं उनको पावर्स दिया गया है कि ठीक है आप नॉर्मल ये सब डिसीजन ले लो, आपका डिसीजन इन लोग मानेंगे। ठीक है, और अगर कुछ ज्यादा हो रहा है तब हमारे पास आओ, तो पावर को बांटना होता है डिसेंट्रलाइजेशन। मैनी फंक्शंस ऑफ द पंचायत डू देयर ओन वे, ड्यू टू दिस डिले डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द डिसीजन आर टेकन द लोकल एट लोकल लेवल। देखो मतलब डिसीजन लेने में टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि ये लोकल लेवल में हो जा रहा है। अब क्या लिखा है, द फाइनेंशियल पावर आर ऑल्सो गिवन टू पंचायत, thus they are not wastage of money, local people can solve their problem and local level because they understand their problem properly। देखो और ऐसा भी होता है कि जो वो विलेज के लोग हैं उसी में से कुछ लीडर्स बने हैं, पंचायती राज में गए हैं, जो वहाँ के पंचायत है, सरपंच है, ठीक है, तो वो गांव के लोग भी हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग भी कि हाँ कौन इंसान कैसा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और उनको थोड़ा फाइनेंशियल पावर भी दिया गया है ताकि वो अच्छे से मैनेजमेंट कर सके उस चीज का। ठीक है, तो देखो थ्रू पंचायती राज इम्प्लीमेंट ऑन द विलेज थ्रू पंचायती राज, द डिसेंट्रलाइजेशन हैज टेकन प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज। जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है पावर का, वो कब हुआ,
पंचायती राज के फॉर्मेशन के बाद। ओके, अब देखो, नो डाउट दैट द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बट स्टिल देयर इज नीड टू रिफॉर्म इट। ठीक है, देखो ये मतलब इसमें तो डाउट नहीं है कि ठीक है। और अच्छा, एक और हेल्प होता है, देखो जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लाती है, ठीक है, निकालती है स्कीम्स वगैरह, तो वो लोगों तक, गांव के लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। अब सोचो सेंट्रल लेवल में गवर्नमेंट है, ठीक है, अब वो कैसे जो अपनी पॉलिसी पहुंचाए उन गाँव के लोगों में, ठीक है। तो ये किसकी मदद से हो जाता है? पंचायती राज से। ठीक, अब सेंट्रल है वो स्टेट में जाएगा, स्टेट फिर अपना वार्ड से अलग अलग हो जाते हैं। पंचायती राज में जो पंचायत है उसको दे देंगे कि हाँ आप अपने एक एक वार्ड मेंबर से ये करवाओ, ये सब फील करवाओ, तो ऐसा ऐसा है पॉलिसी में, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब काम कौन कर रहा है? पंचायत के लोग कर रहे हैं ना। तो ये हेल्प हुआ कि हाँ वो इजी वे में अपनी पॉलिसी गवर्नमेंट डायरेक्टली किसके पास पहुंचा रही है? गाँव के लोगों में। ठीक, तो इसके लिए भी बेनिफिट हुआ। तो ये हेल्पफुल होता है। देखो अब पॉइंट्स लिखते हैं, यहाँ बताया कि एडवांटेज क्या क्या है। ये ऊपर आना चाहिए था लेकिन यहाँ, चलो ठीक है। इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट द वेरियस रिफॉर्म पॉलिसीज। देखो जो अभी मैंने बताया, पॉलिसीज रिफॉर्म करने में हेल्प कर रही है एट कहाँ? लोअर लेवल में। सेकेंड पॉइंट क्या है? लोकल पीपल हैव नॉलेज अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड ओनली लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैन सॉल्व देयर वेरी वेल एंड शॉर्ट टाइम। देखो जो लोकल पीपल्स है ना, वो अच्छे से समझते हैं लोगों की प्रॉब्लम को, मतलब वहीं के लोग हैं, वहीं रहते हैं, उनको उनके प्रॉब्लम्स के बारे में पता भी है और वो बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए। अब वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट वाले दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, प्रूफ लाएंगे, प्रूफ लाने बोलेंगे, कोई कुछ गलत प्रूफ कर रहा है, कोई कुछ सही प्रूफ कर रहा है, फिर उसको भी चेकिंग करेंगे, कितना ज़्यादा डिले होगा, है ना। तो ये उसके लिए बोला गया। अब देखो, डिले डू नॉट टेक प्लेस। अब इसमें डिले नहीं होता है, इसमें जल्दी हो जाता है। इसमें क्या है? द फाइनेंशियल पावर आर ऑल्सो गिवन टू लोकल पंचायत विच हेल्प टू डू द वर्क इजीली। जो फाइनेंशियल पावर भी उनको दिया गया है, यही चीजें यहाँ लिखी हुई थी और ये पॉइंट में कन्वर्टेड है। देखो क्या उनको फाइनेंशियल पावर दी गई है जिससे इजी कुछ वर्क हो जाए, है ना। जैसे कई चीजें में रहती है कि हाँ ये इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे ये बनवाना है, इसके लिए ये वाला फंक्शन करवाना है, तो इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक, अब जैसे कुछ लोगों में एडवर्टाइज करना है, लोगों को जागरूक करना है, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं कि आप पोस्टर्स वगैरह बना रहे हो, लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हो कि वो देख के समझे, खर्चा है, तो उसके लिए कुछ उनको फाइनेंशियल पावर भी दिया गया है। अब देखो, ट्राई लेवल गवर्नमेंट हैज गिवन द राइट टू लोकल बॉडी गवर्नमेंट सो दैट दे कैन मेक द प्लान्स ऑफ द रिफॉर्म इन विलेज। देखो अब ये थर्ड ट्राई क्यों बोला? ये थर्ड स्टेज का गवर्नमेंट है, फर्स्ट सेंट्रल, फिर सेकंड स्टेट, फिर ये विलेज लेवल का, तो इसलिए इसको ट्राई लेवल कहा गया है। और इसके पास इतना है कि वो प्लान्स वगैरह कर सके कि कैसे गांव को डेवलप किया जाए, राइट। तो ये सारे पावर्स उनको दी गई है ताकि पूरा जो मैनेजमेंट है वो सब अच्छे से हो सके। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको याद भी हो रहे होंगे। मैं एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, आपको याद भी हो रहा होगा आप, ताकि इसको अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, और अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो क्या है? डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी। जो सिटी एक डेवलपमेंट का स्टेज होता है, ओके, तो वो कौन कौन सा स्टेज होता है? देखो एक फर्स्ट क्या है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेंस एंड मैच्योरिटी, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। ओके, ये पहले तो आप ऐसा 6 नाम के थ्रू याद रख लो। अब देखो इसके अंदर में है क्या क्या। इस एज में इसमें क्या होगा? इस टाइम पीरियड में क्या होगा? एक नॉर्मल 1-2 रोड होंगे, कुछ शॉप्स होंगे, कुछ रोड्स होंगे, और लोग कितने होंगे? कम होंगे एकदम। एटमॉस्फेयर कैसे होगा वहाँ पे? रूरल जैसा, गांव जैसा होगा, कम लोग हैं, कम दुकानें हैं, कम सड़कें हैं। ठीक, अब यहाँ क्या होगा? चाइल्डहुड में क्या होगा? कमर्शियल एरिया बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे। ठीक, सेंट्रल पार्ट, रेसिडेंट हाउसेस, शॉप्स। देखो लोगों के घर बढ़ेंगे, ज़्यादा घर बनने लगेंगे, ठीक है, दुकानें बढ़ेंगी, तो ये सारे धीरे धीरे उनके रहने की जगह, कमर्शियल जो बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारे एरियाज डेवलप होंगे। डेवलप हो रहे हैं ना, पूरे बन के रेडी नहीं हुए हैं, अभी होंगे। देखो एडोलेंस में क्या है? इन दिस स्टेज रोड, लेन्स एंड द टाउन गेट डेवलप्ड। इसमें भी डेवलप हो रहा है। रेसिडेंस एंड कमर्शियल एरियाज टू अंडरगो डेवलपमेंट द पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ क्या हो रहे हैं? ज़्यादा लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ जॉब क्रिएशन हो रहा है, धीरे धीरे लोग यहाँ आ रहे हैं रहने के लिए, और रोड्स वगैरह प्रॉपर बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं। अब मैच्योरिटी में क्या होगा? देखो इसमें क्या है? रेसिडेंट एंड इंडस्ट्रीज एरिया सिटी बिकम
डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट इन दिस स्टेज। इसमें क्या होगा, जितने भी जो रेसिडेंट मतलब रहने के एरिया और इंडस्ट्रियल एरियाज, ये एक दूसरे से थोड़े सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज में कंटिन्यू बहुत सारी इंडस्ट्रीज लाइन से बनेगी और रहने वाली जगह में एज अ कॉलोनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हो रहा है। ठीक, अब देखो क्या लिखा है, द रेसिडेंशियल एरियाज आर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, मल्टी स्टोर्स हाउसेज बिगेन एंड कंस्ट्रक्टेड ड्यू टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा ना, लोग अब यहाँ जॉब क्रिएशन है, यहाँ सारे स्कूल्स हॉस्पिटल्स ओपन होंगे, ये सारी चीज होंगे, मतलब जहाँ ज्यादा लोग रह रहे हैं वहाँ फैसिलिटी भी तो चाहिए। ओके, मिडिल एज में क्या है, दिस इज द पीक स्टेज ऑफ अ सिटीज ग्रोथ and splendors. In this stage, the commercial industries, residents and administrative areas of the city become separate. देखो सारे एरियाज पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से इसमें प्रॉपर पूरा डेवलप हो चुका है, वो प्रॉपर एक अर्बन एरिया बन चुका है। ठीक, जहाँ बहुत भीड़ होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। ठीक, ये वो वाला हो गया। ओल्ड एज में क्या आएगा, लास्ट स्टेज ऑफ सिटी ग्रोथ इन विच बिकम कोलाज स्मारकांड कॉन्स्टेंटिनोपल मल्टन बुक। अच्छा, ये एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है, ये सारे स्टेज मतलब सिटीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक, ओल्ड एज में ये होता है कि ठीक है, देखो प्रॉपर हो गया, अब सेटअप हो गया, उसको पूरा डिक्लेयर कर जाए था, हाँ ये तो डेवलप्ड है, यहाँ ये फैसिलिटीज है। अब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और सब चीज़ें कमी होने लगती है ना, वाटर वगैरह की, और जो जो अब इतना भीड़ है वहाँ, है ना। अब पहले तो बहुत लोगों को जॉब मिल रहा था, अब वहीं पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, उसी के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो ये सब चीज़ होता है। राइट, तो ये आप लोग अच्छे से लिख सकते हो, ऐसे 5 to 6 स्टेज बता देना, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो क्या है आपका 29 में भी, ये लास्ट है, चलो देखते हैं। राइट द मेन रीजन फॉर द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वोटर्स। ऐसा क्या मेन रीजन है वोटर्स इंक्रीज हुए हैं जिसके, ठीक है, क्या है, देखो क्या, ये हमने वोटर्स के बारे में बहुत पढ़ा है कि कैसे कैसे इंक्रीज हुए, पहले किसको राइट होता था वोट देने का, किसको नहीं होता था। अब वही देखते हैं। पॉपुलेशन के कारण, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अबव 18 होंगे और वोट देंगे वो। ठीक है, और क्या, सफिशिएंट इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन पॉलिटिक्स। देखो मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना, लोगों को अवेयर होना कि उनको पता है कि वोट देना कितना ज़रूरी है ना। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, वोट इंक्रीज हो रहा है, कि वोटिंग रेट बढ़ रही है। अब क्या है, वो वोट हु इज 18 ईयर्स, ये जो बनाया गया है कि अबव 18 वोट दे सकते हैं, एंड कास्ट द वोट फॉर द फर्स्ट टाइम रिमेन वेरी क्यूरियस। सिमिलरली अदर यंग वोटर्स आल्सो कम विथ eagerness to vote due to which their number increases। देखो अब ऐसा है कि हाँ अबव 18 हो गए तो वोटर लिस्ट आईडी बन रही है, कार्ड बन रहा है और लोग वोट दे रहे हैं, इनकरेज भी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम 18 अबव हो गए तो हम देंगे वोट। तो ये अब 4 में क्या है, द पुअर पीपल गो टू द पोलिंग बूथ बिकॉज ऑफ ग्रीड फॉर मनी एंड गेट समथिंग्स। ओके, देखो अगर ऐसा भी होता है कि उनको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह दिया जाता है कि हाँ आप वोट देने आए, ऐसा होता है इलेक्शन के पहले बहुत उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं कि आप आइएगा वोट देने, ये सब चीज होता है। तो वो सब के कारण भी क्या हुआ है, वोटिंग रेट इंक्रीज हुआ है इंडिया में। ठीक है, और अच्छे से प्रमोट किया गया है, लोगों को अवेयर किया गया है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे होता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, जितना अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन की हूँ वैसे ओन वर्ड्स में लिखने का ट्राई कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और डू बेस्ट इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम क्लास 10। थैंक यू।